नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने नीलकंठ मोर इस रचना का आरंभ करते हुए लेखिका महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व तथा उनके साहित्यिक योगदान के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम नीलकंठ मोर इस रचना के कथ्य की ओर बढ़ेंगे। कथ्य की ओर बढ़ने से पहले रेखाचित्र क्या है या किस रचना को रेखाचित्र कहा जाए के विषय में भी गत तासिकाओं में जब हम हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं को पढ़ रहे थे पर हमने विस्तार से चर्चा की है। पुनश्च एक बार अति संक्षिप्त रूप में हम उल्लेख करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन रेखाचित्र कहलाता है। एक ऐसी रचना जिसमें कोई साहित्यकार किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी घटना के विषय में या किसी भाव को केंद्र में रखकर चित्रण कर रहा हो और वह चित्रण पाठकों को सजीव सा महसूस होता हो, वह रचना रेखाचित्र कही जा सकती है। प्रस्तुत रेखाचित्र नीलकंठ मोर में भी महादेवी वर्मा ने एक छोटे से पक्षी शावक अर्थात एक छोटे से मोर का चित्रण किया है। नीलकंठ मोर की कथा आरंभ से लेकर अंत तक एक मोर के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। रचना का आरंभ लेखिका प्रयाग अर्थात जिसे हम वर्तमान समय में इलाहाबाद के नाम से जानते हैं के एक छोटे से स्थान नखासकोना से करती है। नखासकोना नामक स्थान की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख इस रचना के आरंभ में लेखिका ने किया है। नखासकोना का वर्णन करती हुई वह लिखती है, प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखासकोना एक विचित्र स्थिति रखता है। जितने दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती हैं, सबका अशुभारंभ प्रायः नखासकोने से ही होता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त नखासकोना में कुछ अन्य विशेषताएं ऐसी हैं जिसका उल्लेख लेखिका यहाँ पर कर रही है, जैसे घास काटने की मशीन के बड़े चौड़े चाकू से लेकर फरसा, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी आदि में धार रखने वालों तक की दुकानें यहाँ पर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे सरकारी अस्पतालों का उल्लेख वह करती है जो नखासकोना में स्थित है और उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए वह सरकारी अस्पतालों की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखती हुई दिखाई देती है। वह लिखती है कि हमारे देश में अस्पताल साधारण जन को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही है। किसी प्रकार से घसीटकर, टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों के लिए एक अकथित आत्मिक सुख है सरकारी अस्पताल। ऐसे अस्पतालों ने अंतिम समय मुख में गंगा जल, तुलसी, सोना डालने की समस्या को सुलझा दिया है। अर्थात सरकारी अस्पतालों की वास्तविकता का चित्रण भी वह यहाँ पर नखासकोना में स्थित एक अस्पताल के उल्लेख के द्वारा करती हुई दिखाई दे रही है। इन विभिन्न विशेषताओं के साथ साथ आगे वह कहती है कि मेरे लिए नखासकोने के प्रति आकर्षण का कारण यह विभिन्न विशेषताएं नहीं हैं। वस्तुतः नखासकोना मेरे लिए खरगोश, कबूतर,
मोर, चकोर जैसे पक्षी शावकों का कारागार भी है। इन अस्पतालों के सामने की पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं जिनमें ये जीव जंतु तथा इनके कठिन हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं। अर्थात नखास कोना के प्रति लेखिका के आकर्षण का कारण वहाँ पर मिलने वाले जीव जंतु इत्यादि हैं। वहाँ का उल्लेख करती हुई वह लिखती है कि छोटे बड़े अनेक पिंजरों में ऐसे ऐसे पक्षी शावक हैं कि जिनको रहने भर के लिए भी ठीक से जगह नहीं है। जहाँ 2 खरगोशों के रहने की जगह है वहाँ पर 25 तथा जहाँ 4 चिड़ियों के अर्थात पक्षियों के रहने का स्थान है वहाँ पर 50 पक्षी भरे रहते हैं। इन छोटे जीवों को हंसने रोने के लिए अलग अलग ध्वनियाँ नहीं मिलती हैं क्योंकि इतने छोटे से स्थान में ये सारे पक्षी शावक रहते हैं कि इनके महाकलरव को अर्थात पक्षियों के चहकने की आवाज़ को यदि महाक्रंदन अर्थात इनका रोना भी कहा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय न सूझ पाने पर भी मैं अपने आप को उस ओर जाने से नहीं रोक पाती। नखास कोना में इन पक्षी शावकों का चित्रण करती हुई वह कहती है कि इनके कष्ट का कोई निवारण मेरे पास नहीं है। अर्थात पक्षियों के लेन देन का व्यापार यहाँ पर किया जाता है। पक्षियों की इन स्थिति को देखकर अतिशय दुखद होने के बावजूद भी मैं उनके निवारण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती हूँ। केवल इतना भर कर सकती हूँ कि किसी पिंजड़े में पानी न देखकर उसमें पानी रखवा देती हूँ। दाने का अभाव हो तो दाना डलवा देती हूँ। कुछ चिड़िया खरीद कर उड़ा देती हूँ, परंतु फिर कभी उस ओर पहुँचती हूँ तो सब कुछ पहले जैसा ही कष्टकर मिलता है। एक घटना का उल्लेख करती हुई लेखिका लिखती है कि एक दिन अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर अपने घर लौट ही रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का स्मरण हो आया और मैं अनायास ही उस ओर चल पड़ी। जैसे ही मेरी गाड़ी वहां पहुंची, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न पूछने से पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ियार 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। आपसे पहले भी कई लोग इन पक्षी शावकों को खरीदने के लिए आए, किंतु आपको ध्यान में रखते हुए मैंने इन पक्षी शावकों को आपके लिए सुरक्षित रखा है। लेखिका कहती है कि बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल चली जा रही थी। मैंने ही बीच में रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने जैसे ही अपने हाथ के संकेत से मुझे वह मोर के बच्चे दिखाए, वैसे ही मेरी दृष्टि उन मोर के बच्चों पर जा पहुंची। मैंने देखा कि एक छोटे से पिंजड़े में यह पक्षी शावक अर्थात मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में जड़े हुए चित्र के समान लग रहे थे। मैं 35 रुपए बड़े मियाँ चिड़ियार को देकर उन मोर के बच्चों को अपने साथ अपने घर लेकर चली आई। पहल तो मैंने उन्हें अपने पढ़ने लिखने के कमरे में स्थान दिया, किंतु 2-3 दिन बाद जब मेरा कमरा चिड़ियाखाने के रूप में परिवर्तित होने लगा, तब मैंने इन दोनों पक्षी शावकों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया
जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। इस प्रकार से लेखिका नखास कोने में स्थित एक दुकान से इन छोटे से पक्षी शावकों को अपने घर लेकर आ गई। आगे वह लिखती है कि धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प बिल्कुल वैसे ही होने लगा जैसा इल्ली से तितली का होता है, अर्थात धीरे धीरे यह दोनों मोर के बच्चे अपना आकार ग्रहण करने लगे। मोर के सिर की कलगी सघन, ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच भी अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी, अर्थात इंद्रनील से तात्पर्य है नीलमणि, एक प्रकार का रत्न। उस रत्न के समान तेज उस मोर की आंखों में दिखाई देने लगा। उसकी लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने लगी। मोरनी का विकास भी मोर के समान ही हुआ। वह भी अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंतर गति आदि के कारण मोर की सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। और इस प्रकार से इन पक्षी शावकों को इनके रूप के आधार पर नीलकंठ तथा राधा इस नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस संबंध में लेखिका लिखती है कि अपनी नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। राधा और नीलकंठ अन्य जीव जंतुओं के साथ बड़े ही आनंद से चिड़ियाघर में रहने लगे, जो लेखिका के घर में स्थित था। लेखिका कहती है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सुबह होते ही वह सभी को एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ पर दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने के लिए भी दौड़ पड़ता। चंचू प्रहार अर्थात अपने चोंच के द्वारा किया गया प्रहार। इन सभी घटनाओं का उल्लेख क्रमानुसार लेखिका नीलकंठ मोर इस रचना में करती हुई दिखाई देती है। आगे वह लिखती है कि एक दिन नीलकंठ के अपत्य स्नेह का अर्थात संतान स्नेह का एक ऐसा प्रमाण मिला जिसे देखकर हम सब के सब विस्मित हो गए। हुआ यूं कि एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। उस सांप को देखकर सारे जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया और सांप उसे निगलने का प्रयास करने लगा। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा को सुनी और वह अपने पंख समेटकर एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। इसीलिए उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर इतने प्रहार किए कि सांप अधमरा हो गया और वह खरगोश का बच्चा सांप के मुख से सुरक्षित बच निकला। इन सभी की आवाज़ सुनकर जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया कि नीलकंठ ने सांप के 2 खंड कर दिए हैं और वह उस शिशु खरगोश के पास बैठकर उसे स्नेह से, प्रेम से सहला रहा है। इस घटना को देखने के बाद
लेखिका कहती है कि वास्तव में कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह नीलकंठ का रूप और उसका स्वभाव देखकर समझ में आता है। आगे लेखिका कहती है कि नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, एक मोर होने के कारण जो विशेषताएं उसमें होनी चाहिए वह विशेषताएं नीलकंठ में तो थी ही, किंतु उन विशेषताओं का धीरे धीरे मानवीकरण भी होता जा रहा था, अर्थात उनमें मानवीय रूप की झलक भी दिखाई दे रही थी। जैसे ही मेघों की सावली छाया उमड़ पड़ती, वैसे ही नीलकंठ अपने पंखों को फैलाकर नृत्य किया करता था। उसका यह नृत्य इतना मनमोहक था कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्यचकित हो उठते। लेखिका कहती है कि मेरे साथ सदैव कोई देशी या विदेशी अतिथि भी मेरे चिड़ियाघर में बड़े उत्साह से चला आता और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान सूचक समझकर आश्चर्यचकित हो उठता, अर्थात हमको सभी को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को फैलाकर खड़ा हो जाता, ऐसा प्रतीत होता मानो वो हमारे सम्मान में ही, हमारे आदर से ही खड़ा है। लेखिका कहती है कि कई विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि तक दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से धीरे धीरे उठाकर खाता कि आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी आहट पा लेते और अपनी मंद केका से बूंदों के बरसने का इंतज़ार किया करते थे। इस प्रकार से नीलकंठ और राधा, जिन्हें लेखिका पक्षी शावक के रूप में अपने घर लेकर आई थी, धीरे धीरे विकसित होकर लेखिका के प्रिय बन गए। आगे की कथा वस्तु हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।